अंशा एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। गार्डन में डेनिस बेबीज और सैंडी की बेस्ट फ्रेंड जैकी के साथ मस्ती कर रहा था। पेप्सी, मैंगो और सैंडी के बाकी दोस्त जा चुके थे। बस जैकी ही 2-3 दिन के लिए ओबेरॉय विला में रुकने वाली थी। जैकी भी ब्राउन कलर की प्यारी पर्शियन कैट थी और सैंडी की खास दोस्त थी। डेनिस चारों के साथ पकड़ पकड़ी खेल रहा था। अचानक उसकी पैंट की जेब में रखा अंशा का फोन बज उठा। कल रात अंशा ने ही डेनिस को फोन संभालने के लिए दे दिया था। फोन की स्क्रीन पर फ्लैश होते नाम को देखकर डेनिस के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। उर्वशी का कॉल था। डेनिस ने तुरंत फोन रिसीव किया और बॉडीगार्ड जावेद की आवाज बनकर गंभीर स्वर में बोला, हेलो मैम, अंशा मैम की तबीयत बहुत खराब है। वो आपको याद कर रही है, बार बार आपका नाम ले रही हैं। उर्वशी घबराई हुई बोली, क्या अंशा की तबीयत इतनी खराब है? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? डेनिस ने सांस भरते हुए ड्रामा आगे जारी रखा और क्या बताता, हम खुद बहुत परेशान हैं। आपको देखे बिना शायद मैम ठीक न हो पाए। उर्वशी तुरंत बोली, बस मैं अभी निकलती हूँ, ओबेरॉय विला ही आ जाऊँ ना? डेनिस ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, हाँ जल्दी आ जाए मैम, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मेरा मतलब अंशा मैम इंतजार कर रही है। फोन रखते ही डेनिस ने डेविल अंदाज में हवा में घूंसा मारा। चिड़िया फंस गई, उसने खुद से कहा। अब वो बेसब्री से उर्वशी का इंतजार करने लगा। बेबीज भी खेलना छोड़कर डेनिस की ओर देखने लगे, जैसे पूछ रहे हो, क्या शरारत की है अब? डेनिस ने उन्हें देखते हुए कहा, बस थोड़ी देर और, फिर तुम्हारे डेनिस चाचू का इश्क देखने को मिलेगा। गार्डन में हल्की हवा चल रही थी और डेनिस का चेहरा उर्वशी के आने की कल्पना में खिल उठा था। उर्वशी 1 घंटे में ओबेरॉय विला पहुंच जाती है। एक बॉडीगार्ड उसे हॉल में बैठा देता है। वह अंशा की तबीयत को लेकर बहुत परेशान थी। तभी वहां डेनिस अपने पालतू जानवरों पेप्सी, मैंगो, सैंडी और जैकी के साथ आता है। उर्वशी को देखकर वह मन ही मन मुस्कुराते हुए उसकी बगल में बैठ जाता है। उर्वशी डेनिस को देखकर चौंक जाती है। डेनिस सैंडी को उर्वशी की गोद में बैठाकर मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी, तुम मेरे पीछे यहाँ तक आ गई, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? उर्वशी गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है, मिस्टर डेनिस, ज्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ अंशु से मिलने आई हूँ। डेनिस शैतानी मुस्कान के साथ एक झटके में उर्वशी को अपनी गोद में खींच लेता है। उर्वशी को कुछ महसूस होता है, जिससे उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डेनिस उसके कान के पास झुककर सेक्सी आवाज में कहता है, बेबी, अगर तुम मेरी गोद में ऐसे ही उछलती रही तो अगले ही पल खुद को मेरे बिस्तर पर मेरे नीचे पाओगी। तो अगर तुम वहाँ नहीं पहुँचना चाहती तो हिलना बंद करो। उर्वशी हल्का घबरा जाती है, लेकिन अपनी घबराहट चेहरे पर नहीं आने देती। वह गुस्से में दांत भींचकर कहती है, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपनी अंशु से मिलना है। डेनिस उसकी गर्दन पर एक गहरी किस और हल्की बाइट करता है, फिर कहता है, बेबी, अंशा तो तुमसे अभी नहीं मिल सकती। उर्वशी किसी तरह उसकी गोद से उठकर खड़ी होती है और गुस्से में बोलती है, डेनिस जी, अगर आपकी ये बदतमीजियां बंद नहीं हुई तो मैं विक्रांत जी से आपकी शिकायत कर दूंगी। फिर वह डेनिस को नजरअंदाज करते हुए सैंडी के माथे पर किस करके कहती है, सैंडी डियर, कैसे हो? पेप्सी और मैंगो भी उर्वशी के पास आकर उससे लाड जताने लगते हैं। उर्वशी पंजों के बल बैठकर तीनों को गले लगाकर प्यार करने लगती है। उधर जैकी डेनिस की गोद में बैठकर म्याऊ म्याऊ करने लगती है। डेनिस जैकी की पीठ सहलाते हुए मुस्कुराकर कहता है, जैकी डियर, बताओ मेरी नई गर्लफ्रेंड कैसी लगी? खूबसूरत है ना? जैकी मुंह फेर लेती है। डेनिस हंसते हुए कहता है, ओह जैकी डियर, तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड को देखकर जल गईं। फिर वह जैकी को गोद में उठाकर उर्वशी को देखते हुए शरारती मुस्कान देता है। तभी एक नौकरानी उर्वशी के लिए कॉफी लेकर आती है। उर्वशी उससे अंशा के बारे में पूछती है, लेकिन वह डेनिस की तरफ देखने लगती है। डेनिस उसे आंखों से इशारा करता है और वह तुरंत वहाँ से चली जाती है। डेनिस जैकी को काउच पर बैठाता है और खुद खड़ा होकर उर्वशी के पास जाता है। फिर उसे अपनी बाहों में भरकर बेहद सेक्सी आवाज में कहता है, उर्वशी बेबी, अंशा अपने हबी के साथ कड़ी मेहनत के बाद गहरी नींद में सो रही है। उर्वशी उसकी बात समझ नहीं पाती और उसे सवालिया नजरों से देखती है। डेनिस हल्के से उसके होंठों पर एक लाइट किस करके फुसफुसाता है, बेबी, अंशा और उसके हब्बी ने तुम्हें मासी बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए वो अब शाम से पहले नहीं जागेगी। इतना सुनते ही उर्वशी गुस्से में लाल हो जाती है और कहती है,
मैं अपनी अंशु के बारे में ऐसी घटिया बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे? गुस्से में वह गर्म कॉफी डेनिस के पैर पर फेंक देती है। कॉफी इतनी गर्म थी कि डेनिस के मुंह से हल्की आह निकल जाती है, लेकिन डेनिस भी कहाँ मानने वाला था। वह झटके से उर्वशी को अपनी बाहों में भरकर उसके गाल पर हल्की बाइट करता है और कहता है, तो बेबी, क्यों ना हम दोनों मिलकर अंशा को मासी बनाने के लिए मेहनत कर ले। बेचारी उर्वशी जैसे डेनिस के चंगुल में फंस गई थी। वह उसकी बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। गुस्से में वह डेनिस को गाली देती है, यू डोंकी, सड़क छाप आदमी, मुझे छोड़ो वरना। डेनिस हंसते हुए उसे गोद में उठाता है और कहता है, बेबी चलो उस दिन का अधूरा काम पूरा करते हैं। उर्वशी उसकी बातों से चिढ़ जाती है। तभी डेनिस के एक कंधे पर सैंडी और दूसरे पर जैकी बैठकर दोनों को घूरने लगते हैं। तभी वहाँ गजोधर मैंगो को ढूंढते हुए आता है और डेनिस की गोद में बैठी उर्वशी को देखकर कहता है, डेनिस बाबू, आई मैडम तो उर्वशी जी है ना, और ये आपकी गोद में क्या कर रही हैं? उर्वशी जल्दी से डेनिस की गोद से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन डेनिस उसे जाने नहीं देता और गजोधर से कहता है, गजोधर, इन चारों को संभालो, मैं उर्वशी जी को उनके घर छोड़कर आता हूँ। बेचारी के पैरों में मोच आ गई है। उर्वशी उसे हैरानी से देखती है और मन ही मन सोचती है, एक मिनट, कहीं अंशा का फोन डेनिस जी ने ही तो रिसीव नहीं किया था और इन्होंने ही मुझे झूठ बोलकर यहाँ बुलाया है। डेनिस उसकी तरफ झुककर कान में फुसफुसाता है, उर्वशी बेबी, चलो डेट पर चलते हैं। फिर वह उर्वशी को लेकर ओबेरॉय विला से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत की आंखें खुलती हैं। अंशा मस्त होकर उसके ऊपर चढ़कर आराम से सो रही थी। इस वक्त वह बहुत मासूम लग रही थी। विक्रांत उसके बालों पर हल्की किस करके फुसफुसाता है, मेरा खरगोशणी, और कितना सोने का इरादा है, चलो उठो। अंशा कसमसाने लगती है और फिर से विक्रांत के सीने में चेहरा छुपाकर सो जाती है। विक्रांत मुस्कुराते हुए उसे बेड पर लेटाता है और कहता है, स्वीट हार्ट, अब उठ जाओ, दोपहर हो चुकी है। अंशा अंगड़ाई लेकर उठती है, लेकिन पूरे शरीर में असहनीय दर्द महसूस करती है, खासकर लोअर बॉडी में। विक्रांत उसकी आंखों में झांकता है और शरारती लहजे में कहता है, कल रात तो तुम बहुत बोल्ड बन रही थी, अब इतनी शर्म क्यों आ रही हो? अंशा उसके सीने में चेहरा छुपाकर गुस्से में कहती है, आप बहुत बुरे हो, मेरा हाल पूछने की बजाय मजाक उड़ा रहे हो। विक्रांत हंसते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाता है। फिर बाथटब में बैठाकर डीप वॉइस में कहता है, स्वीट हार्ट, विक्रांत ओबेरॉय को 24 घंटे सिर्फ तुम्हारा ही नशा रहता है। शर्म से लाल होकर अंशा धीमे से कहती है, ठरकी हबी। वही डेनिस उर्वशी को एक 7 स्टार होटल में लंच के लिए लेकर आया था। वे एक प्राइवेट रूम में बैठकर लंच कर रहे थे। उर्वशी जल्दी जल्दी अपना लंच खत्म करके डेनिस से कहती है, डेनिस जी, आपने कहा था कि अगर मैं आपके साथ लंच कर लूं तो आप हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ देंगे। डेनिस अपना लंच खाते हुए मुस्कुराता है और कहता है, उर्वशी बेबी, तुम सच में बहुत भोली हो, तुम्हें बेवकूफ बनाना तो बच्चों से भी आसान है। उर्वशी गुस्से में डेनिस को घूरते हुए कहती है, तो आपने मुझे बेवकूफ बनाया? आप बहुत घटिया इंसान हैं। इतना कहकर उर्वशी वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी डेनिस उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। तभी उर्वशी का फोन बार बार बजने लगता है। वह तुरंत ही डेनिस की गोद से उठकर अपना फोन रिसीव करती है। फोन पर उसके दादाजी होते हैं, जो उसे बताते हैं कि उसकी होने वाली सासू माँ यानी चंदन की माँ का एक्सीडेंट हो गया है। दादाजी की बात सुनकर उर्वशी घबरा जाती है और तुरंत वहां से निकलने लगती है, लेकिन डेनिस उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है, उर्वशी बेबी, इस पूरी दुनिया में अगर तुम्हारे लिए कोई सबसे जरूरी है तो वो मैं हूँ, तो चुपचाप बैठो। डेनिस उर्वशी को अपनी गोद में बैठाकर मजे से अपना लंच एंजॉय करने लगता है। लाख कोशिशों के बावजूद उर्वशी उसकी बाहों से खुद को छुड़ा नहीं पाती। आखिरकार वह हार मानकर चुपचाप डेनिस की गोद में बैठी रहती है। वहीं डेनिस को उर्वशी को इस तरह परेशान करने में बहुत मजा आ रहा था। ओबेरॉय विला में विक्रांत और अंशा अभी भी बाथटब में थे। विक्रांत के हाथ धीरे धीरे अंशा के पेट से नीचे सरक रहे थे। अंशा अच्छी तरह समझ रही थी कि विक्रांत क्या चाहता है। वह विक्रांत के सीने में चेहरा छुपाकर रोते हुए मन ही मन सोचने लगी, किसी ने सही कहा है, गोबर में ईंट मारने से छींटे खुद पर भी आते हैं। मैं चली थी अमायरा की बैंड बजाने और अब मेरी भी अच्छे से बैंड बज रही है। अंशा फ्लैशबैक के बारे में सोचने लगी थी। फ्लैशबैक,
डेनिस विक्रांत को ढूंढ रहा था, जबकि अंशा अब भी मजे से आइसक्रीम खा रही थी। तभी प्रोफेसर चौधरी की आत्मा उसके पास आई और बोली, अंशा मेरी बच्ची, तुम्हारे विक्रांत सर को बुंदेला के बॉडीगार्ड अमायरा के कमरे में ले जा रहे हैं, कुछ करो वरना। अंशा ने तुरंत आइसक्रीम कप टेबल पर रखा और कहा, प्रोफेसर आप जाकर बुंदेला के बॉडीगार्ड्स को ठिकाने लगाइए और मेरे विक्रांत सर को सुरक्षित कार में ले जाइए। जब तक मैं न आ जाऊं उनका ध्यान रखिए। अगर मेरे विक्रांत सर को कुछ भी हुआ तो अपनी मुक्ति भूल जाइए। प्रोफेसर चौधरी की आत्मा अंशा को घूरते हुए चली गई। उसी वक्त बॉडीगार्ड रोहन ने अंशा को फोन करके वीआईपी लिफ्ट के पास बुलाया। 5 मिनट में ही अंशा वहां पहुंच गई। रोहन ने उससे कहा, मैम आपने जिसे लाने को कहा था मैं ले आया, अब इसका क्या करना है? अंशा ने उस आदमी की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा हमारी अमायरा मैडम का दिल तुम पर आ गया है। वो तुमसे शादी करना चाहती है, लेकिन शादी से पहले तुम्हें टेस्ट करना चाहती है। क्या तुम उन्हें जिंदगी भर खुश रख पाओगे? वो आदमी अपने होठों पर उंगली रगड़ते हुए आत्मविश्वास से बोला, अरे आपकी मैडम को मैं आज रात ऐसा खुश करूंगा कि फिर उन्हें मेरे अलावा कोई सर्टिफाइड ही नहीं कर पाएगा। अंशा हंसते हुए बोली, बेटा देखो आज रात तुम्हें हमारी अमायरा मैडम विक्रांत समझकर प्यार करेंगी, तुम माइंड मत करना। और हाँ, उन्हें जुनूनी और सन की लवर्स बहुत पसंद है, तो तुम भी उनके साथ वैसे ही बिहेव करना जैसे तुम मेरी हो, ओके? वो आदमी सिर हिलाते हुए बोला, जी मैं सब अच्छे से समझ गया। अब बातें ही करते रहोगे या अपनी मैडम के पास भी ले चलोगे? तीनों वीआईपी लिफ्ट से हनीमून स्वीट फ्लोर तक पहुंचे। रास्ते में अंशा ने उस आदमी से पूछा, बेटा अपना शुभ नाम तो बता दो। वो आदमी शर्माते हुए नाखून चबाने लगा और बोला, मेरा नाम घटोत्कच है। रोहन उनकी बातचीत सुनकर हंसने लगा, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। तीनों अमायरा के कमरे के पास पहुंचे। अंशा ने घटोत्कच को बेस्ट लक कहा। फिर रोहन दरवाजे पर नॉक करके बोला, मैम हम वीर सर के बॉडीगार्ड हैं, हम मिस्टर विक्रांत को लेकर आए हैं। अमायरा ने कमरे की लाइट्स बंद कर दी और आंखें बंद करके कहा, विक्रांत को अंदर छोड़ दो। रोहन ने घटोत्कच को कमरे के अंदर छोड़कर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए अंशा से कहा, मैम आपका काम हो गया। अंशा शैतानी हंसी हंसते हुए बोली, बड़ी आई थी मेरे विक्रांत सर को अपना बनाने वाली। अंशा शर्मा से उसकी चीज छीनना इम्पॉसिबल है, और विक्रांत सर तो मेरे क्यूट बच्चों के डैडी हैं। रोहन अंशा की बात पर मुस्कुराया और फिर वो दोनों पार्किंग में चले गए। इधर अंशा अमायरा को सबक सिखाकर खुश थी। जैसे ही वह कार में विक्रांत के साथ बैठी, विक्रांत की हालत देखकर घबरा गई और डेनिस को बुलाया। डेनिस ने विक्रांत को देखते ही समझ लिया कि अमायरा ने उसे ड्रग्स दे दिया है। डेनिस ने ड्राइवर से ओबरॉय विला चलने को कहा और खुद विक्रांत वंशा की कार में बैठ गया। विक्रांत खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अंशा के पास होने से उसकी मुश्किलें और बढ़ गई थीं। फ्लैशबैक एंड। शाम हो चुकी थी। विक्रांत और अंशा गार्डन में झूले पर बैठाकर कॉफी पी रहे थे। उनके बच्चे आसपास खेल रहे थे। वहीं जैकी बार बार अंशा को चिढ़ाने के लिए उसके पास आ रही थी। अंशा को जैकी बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि जब वह एक बार विक्रांत के चंगुल से भाग रही थी तब जैकी ने ही उसे पकड़वा दिया था। तभी से दोनों की दुश्मनी चल रही थी। जैकी अंशा को और चिढ़ाने के लिए विक्रांत की गोद में चढ़कर बैठ गई और मियो मियो करने लगी। विक्रांत को जैकी की मियो मियो का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन अंशा सब समझ गई। जैकी विक्रांत की तारीफ कर रही थी। विक्रांत भी जैकी के माथे पर किस करके बोला, जैकी डियर तुम कैसी हो? जैकी अंशा को और चिढ़ाने के लिए विक्रांत के गालों पर अपनी जीभ फेरने लगी। ये देखकर अंशा की सहन शक्ति जवाब दे गई। उसने जैकी के कान में फुसफुसाकर धमकी दी, ए चुड़ैल बिल्ली, मेरे विक्रांत सर से दूर रह, वरना तेरा भुर्ता बनाकर कुत्तों को खिला दूंगी। जैकी भी गुस्से से घूरते हुए बोली, अंशा डियर, देखते हैं कौन किसका भुर्ता बनाता है। दूसरी ओर अमायरा अब भी गहरी नींद में थी। पिछली रात उसने और वह अजनबी आदमी ने एक दूसरे के साथ बहुत ही वाइल्ड लव किया था, जिससे दोनों बेहद थक चुके थे। अचानक उसका फोन बजा, जिससे उसकी नींद टूट गई। वह बेड पर उठकर बैठी, अंगड़ाई लेते हुए फोन उठाया। फोन उसकी माँ का था। अमायरा ने उन्हें बताया कि उनका प्लान कामयाब हो गया। फोन डिस्कनेक्ट करके उसने अपनी बगल में सो रहे आदमी को देखा और मुस्कुरा दी। जैसे ही वह उसके करीब गई, एक तेज बदबू से उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना फर्स्ट टाइमैग भिखारी को दे दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती,
घटोत्कच फिर से उसके ऊपर हावी हो गया। हनीमून स्वीट में एक बार फिर अमायरा की सिसकियां गूंजने लगी। घटोत्कच बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, मैडम जी, तुम मेरी हो, तुम अब मेरी औरत और मैं तुम्हारा आदमी। रात के 8 बज रहे थे। विक्रांत के फार्म हाउस की बेसमेंट में पूरी बुंदेला फैमिली घुटनों के बल बैठी थी। विक्रांत डेनिस के साथ बड़े रौब से अंदर आया, जबकि पूरी बुंदेला फैमिली डर से कांप रही थी। सबके मन में यही सवाल था कि अब विक्रांत उनका क्या करने वाला है। विक्रांत ने वीर सिंह बुंदेला की छाती पर जोर से एक लात मारी और गुस्से से कहा, तेरे और तेरी बेटी के बहुत पर निकल आए हैं। वीर सिंह बुंदेला विक्रांत के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, किंग, मुझे माफ कर दो, यह सब मैंने अपनी बेटी की खुशी के लिए किया था। विक्रांत ने रंजीत और जावेद को आदेश दिया, इस बुजदिल को और इसकी बीवी को मगरमच्छों के टैंक में फेंक दो। वीर सिंह बुंदेला और उसकी पत्नी रोते हुए विक्रांत से रहम की भीख मांगने लगे, लेकिन विक्रांत की डिक्शनरी में माफी नाम का कोई शब्द नहीं था, चाहे गलती कितनी भी छोटी क्यों न हो। रंजीत और जावेद ने अमायरा के माता पिता को पकड़कर मगरमच्छों के टैंक में फेंक दिया। टैंक में इंसानों को देखकर मगरमच्छ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे। तभी बॉडीगार्ड रोहन एक तांत्रिक को पकड़कर अंदर लाया, जिसके पास अमायरा गई थी। विक्रांत तांत्रिक को देखते ही गुस्से से लाल हो गया। वह खतरनाक नजरों से तांत्रिक की ओर देखते हुए बोला, तुझे बहुत शौक है जादू टोना करने का। इतना कहते ही विक्रांत ने अपनी कमर के पीछे से गन निकालकर तांत्रिक के सिर पर तान दी। तांत्रिक डर के मारे विक्रांत के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, माए बाप, मैं तो बस छोटा मोटा जादूगर था। मेरी जादू की दुकान नहीं चली तो मैंने तंत्र मंत्र का धंधा खोल लिया और लोगों को बेवकूफ बनाने लगा। अमायरा मैडम को मैंने कोई जादुई राख नहीं दी थी, बल्कि उन्हें ड्रग्स दिया था। विक्रांत तांत्रिक की बात सुनकर बिना एक पल गंवाए उसके माथे के बीचों बीच गोली मार देता है। फिर वह अमायरा और घटोत्कच की ओर देखता है और बॉडीगार्ड रोहन से घटोत्कच के बारे में पूछता है। रोहन उसे बता देता है कि अंशा ने अमायरा के साथ क्या किया था। रोहन की बात सुनकर विक्रांत का चेहरा कठोर बना रहा, लेकिन डेनिस अपनी हंसी नहीं रोक पाया। दूसरी तरफ अमायरा गुस्से से पागल हो गई जब उसे पता चला कि ये भिखारी उसके पास भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि अंशा थी। अमायरा चिल्लाते हुए विक्रांत से बोली, विक्रांत, तुम सिर्फ मेरे हो, उस अंशा को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इससे पहले कि विक्रांत कुछ कहता या करता, घटोत्कच अमायरा को अपनी बाहों में भरकर बोला, ए, तुम मेरी औरत हो, समझी? इस जन्म में तो हम तुम्हें किसी और का होने नहीं देंगे। विक्रांत ने डेनिस की तरफ देखते हुए ठंडे लहजे में कहा, कल सुबह ही अमायरा की शादी घटोत्कच से हो जानी चाहिए। इतना कहकर विक्रांत वहां से चला गया, जबकि अमायरा गुस्से में चिल्लाती रह गई। विक्रांत फार्म हाउस से ओबेरॉय विला लौट आया था और इस वक्त अपने स्टडी रूम में लैपटॉप पर ऑनफिस का कहीं सीलन की बूंदें आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। जरूरी काम कर रहा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन तभी फोन बजा। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से आई आवाज सुनकर उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया। एक पल में ही कमरे का तापमान गिरने लगा। विक्रांत ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और बेहद ठंडी आवाज में कहा, मैं कल लंदन आ रहा हूँ। फोन रखते ही उसकी नजर स्टडी टेबल पर रखी एक तस्वीर पर गई। उसकी ओर अंशा की तस्वीर। अंशा की मुस्कुराहट ने उसके गुस्से को जैसे पिघला दिया। उसने हल्की मुस्कान के साथ फोटो उठाई और धीरे से कहा, स्वीट हार्ट, एक बार लंदन से लौट आऊं, फिर तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। मिसेज अंशा विक्रांत ओबेरॉय। विक्रांत अपनी सोच में खोया हुआ था कि तभी कमरे का दरवाजा हल्के से खुला और उसे मियो मियो की आवाज सुनाई दी। यह जैकी थी। जैकी सीधा विक्रांत की गोद में आकर बैठ गई और इशारे करने लगी। विक्रांत समझ गया कि उसे अपने पीछे आने का इशारा किया जा रहा है। विक्रांत जैकी के पीछे चल पड़ा। जैकी उसे उसके ही रूम में ले आई। विक्रांत ने जैसे ही दरवाजा हल्का सा खोला, उसकी सांसें अटक गईं। अंशा बेड पर टॉवल पहनकर खड़ी थी और अपनी मस्ती में गुनगुनाते हुए डांस कर रही थी। उसके दूध से गोरे पैर झलक रहे थे और वो बेपरवाह अपनी ही दुनिया में मग्न थी। विक्रांत ने डेविल स्माइल के साथ कमरे में कदम रखा और लहजे में शरारत घोलते हुए बोला, स्वीट हार्ट,
तुम क्या अपने हबी को मारने का इरादा रखती हो? अगर तुम ऐसे हॉट अंदाज में मुझे सिड्यूस करोगी तो मैं खुद को तुम्हारे करीब आने से कैसे रोक पाऊंगा? अंशा की नजर जैसे ही विक्रांत पर पड़ी, उसकी सांसें तेज हो गईं। ओह गॉड, आज फिर से ये ठरकी आदमी मेरा कचुम्बर बनाने के मूड में है। वह खुद से ही बड़बड़ाई और भागने की सोची, लेकिन भागती भी तो किया। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे लेकर इतनी पॉजिटिव हो। आई एम इम्प्रेस्ड। अंशा ने शर्माते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको उस अमायरा से इसलिए बचाया क्योंकि आप मेरे बच्चों के डैडी हैं। विक्रांत की हंसी छूट गई। उसने अपना कोट और शर्ट उतारी और काउच पर फेंकते हुए अंशा को बाहों में उठा लिया। वहीं जैकी दरवाजे के पास खड़ी होकर इविल स्माइल के साथ बोली, अंशा डियर, मेरा सरप्राइज कैसा लगा? और हाँ, कल सुबह मुझे आज रात की कहानी जरूर सुनाना। एंजॉय एंड बाय। जैकी मजे लेती हुई बाहर भाग गई और विक्रांत ने अंशा के गालों पर नाक रगड़ते हुए नोटी अंदाज में कहा, स्वीट हार्ट, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा आज भी लव मेकिंग का प्लान है। अंशा घबरा गई। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, आप मुझे छोड़ो। विक्रांत ने उसके कानों में गर्म सांसें छोड़ते हुए सेक्सी आवाज में कहा, फिर तुमने मुझे सिड्यूस करने के लिए सिर्फ ये टॉवल क्यों पहना है स्वीट हार्ट? तुम जानती हो तुम्हें ऐसे देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके बाद कमरे में सिर्फ उनकी धड़कनों और सिसकियों की गूंज थी। विक्रांत अंशा को लेकर बेड पर आ जाता है और अंशा को किस करने लगता है और वक्त के साथ दोनों के कपड़े फर्श पर बिखर जाते हैं और विक्रांत अंशा को अपने आगोश में भरकर वाइल्ड रोमांस करने लगता है। विक्रांत के होंठों अंशा को महसूस कर रहे थे, वहीं अंशा विक्रांत के चुंगल में फंस चुकी थी। बस कमरे में अंशा की सिसकियां गूंज रही थी। जो बात रही थी कि विक्रांत ओबेरॉय अंशा के लिए ऑब्सेस्ड है। अगली सुबह 8 बजे विक्रांत के कमरे का दरवाजा हल्के से खुला। जैकी अंदर झांकते ही इविल स्माइल के साथ बोली, अंशा डियर, कल तुम मेरा भुर्ता बनाने वाली थी, पर मैंने मिस्टर विक्रांत से तुम्हारा ही भुर्ता बनवा दिया। मजा आया? जैकी मटकते हुए चली गई और कुछ देर बाद विक्रांत की नींद खुली। उसने देखा कि अंशा उसके सीने में चेहरा छुपाए सो रही थी। वह उसके बालों पर एक प्यार भरा किस देते हुए मुस्कुराया, स्वीट हार्ट, वेक अप। अंशा विक्रांत की बात सुनकर अपनी आंखें खोलकर नींद भरी आवाज में बोली, मुझे नहीं जगन, और आप बहुत बुरे हो। पर विक्रांत अंशा को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाता है। 2 घंटे बाद विक्रांत और अंशा नीचे डाइनिंग हॉल में आए। विक्रांत ने ब्लैक 3-पीस सूट पहना था जिसमें वह बेहद हैंडसम लग रहा था। वहीं अंशा ब्लू जीन्स और रॉयल ब्लू कलर का स्टेप वाला टॉप पहने थी। उसके बालों का मेसी बन और बिना मेकअप की नेचुरल ग्लो उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। लेकिन असली राज यह था कि उसके गुलाबी होंठ उसके हब्बी की शरारतों का नतीजा थे। जैसे ही दोनों अपनी चेयर पर बैठे, अंशा की निगाहें जैकी को ढूंढने लगी। उसे कल रात के लिए जैकी से बदला लेना था। तभी अचानक चारों बेबीज और जैकी अपने कमरे से दौड़ते हुए बाहर आए। अंशा ने जैकी को घूरते हुए धमकाया, चुड़ैल बिल्ली, आज तो तू मेरे हाथ से गई। लेकिन जैकी और सैंडी दोनों विक्रांत की गोद में कूदकर बचने की कोशिश करने लगी, जबकि पेप्सी तुरंत अंशा की गोद में बैठ गया और मैंगो उसकी बगल में खड़ा हो गया। पेप्सी ने जलती नजरों से जैकी को घूरते हुए शिकायत की, मम्मा, अगली बार अगर सैंडी के कहने पर इस चुड़ैल जैकी को घर बुलाया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। और सुनो, इसने आपके 17वें बर्थडे वाले पांडा टेडी पर सूसू कर दिया। पेप्सी की यह बात सुनते ही अंशा का पारा चढ़ गया। वह टेडी बियर उसकी जिंदगी की सबसे अनमोल चीजों में से एक था, जो उसके मम्मी पापा ने उसे आखिरी बार गिफ्ट किया था। तू गई आज, कहते ही अंशा ने जैकी पर झपट्टा मारा, लेकिन जैकी और सैंडी फुर्ती से विक्रांत की गोद से कूदकर भाग गए। अंशा ने भी झपटने की कोशिश की, लेकिन सीधा विक्रांत की बाहों में जा गिरी और उसका चेहरा विक्रांत की चेस्ट से टकरा गया। विक्रांत, जो उस वक्त न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, वह भी फट गया। उसने एक ठंडी आवाज में कहा, स्वीट हार्ट, ये सब क्या हो रहा है? इस सब में तुम्हें चोट लग सकती है। तभी जैकी ने मजाकिया अंदाज में जीभ निकालकर अंशा से कहा, अंशा डियर, कल रात मिस्टर विक्रांत ने तुम्हें बेड पर कितना परेशान किया, मुझे भी बताओ। अंशा खुद को असहाय महसूस करने लगी और गुस्से से रोने लगी। भगवान, सारे इविल लोग मेरी किस्मत में ही क्यों लिखती है? विक्रांत को समझ आ गया कि इस बार वह नाटक नहीं कर रही। उसने अंशा को अपनी गोद में बैठाकर उसके गाल सहलाए और प्यार से पूछा, स्वीट हार्ट, क्या हुआ? बॉडी में दर्द हो रहा है? अंशा ने रोते हुए विक्रांत के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और रोते हुए बोली,
जैकी ने मेरे पांडा पर सूसू कर दिया, वो भी जानबूझकर। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो मेरा बच्चा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पांडा। ओह सॉरी, साले साहब को अच्छे से ड्राई क्लीन करवा दूंगा। विक्रांत की बात सुनकर अंशा की हंसी छूट गई। तभी जैकी की नैनी आई और विक्रांत से जैकी को ले जाने की इजाजत मांगी। वहीं गुस्से में अंशा बोली, अपनी बदतमीज बिल्ली को तमीज सिखाओ, वरना अगली बार ये मेरे हाथों मार खाएगी। जैकी की नैनी ने सिर झुकाकर माफी मांगी, लेकिन जाते जाते विक्रांत ने जैकी को गोद में उठाकर उसके कान में फुसफुसाया, जैकी डियर, कल रात के सरप्राइज के लिए थैंक यू। अब आप समझ ही गए होंगे कि विक्रांत किस सरप्राइज की बात कर रहा था। जैकी के जाने से जहां सैंडी और विक्रांत उदास हो गए, वहीं अंशा, पेप्सी और मैंगो खुशी में उछल पड़े। इसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद विक्रांत ने अंशा और अपने तीनों बेबीज को खूब प्यार किया और फिर डेनिस के साथ अपने प्राइवेट प्लेन से लंदन के लिए रवाना हो गया। विक्रांत को लंदन गए 3 दिन हो चुके थे। वहीं मुंबई में सुबह के 9 बज रहे थे। अंशा अपने बच्चों के साथ नाश्ता कर रही थी। तभी प्रोफेसर चौधरी की आत्मा उसकी बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई और बोली, अंशा मेरी बच्ची, मेरी मुक्ति के बारे में क्या सोचा है? मैं कब तक यूं ही भटकता रहूंगा? अंशा ने नाश्ता खत्म कर प्रोफेसर से कहा, प्रोफेसर आप चिंता मत कीजिए, आज तो मैं आपकी मुक्ति करवा ही दूंगी। अंशा घर से निकल ही रही थी, तभी उसने विक्रांत को फोन पर बात करते हुए अंदर आते देखा। वह खुशी खुशी विक्रांत के पास गई, लेकिन विक्रांत ने उसे नजरअंदाज कर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अंशा को उसका ये रवैया अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आज से पहले विक्रांत ने कभी उसे इस तरह इग्नोर नहीं किया था। वह विक्रांत के पीछे जाने लगी। तभी प्रोफेसर चौधरी की आत्मा ने उसे रोकते हुए कहा, अंशा मेरी बच्ची, अगर तुम मिस्टर ओबेरॉय के पास गईं, तो वे तुम्हें दबोच लेंगे और मेरी मुक्ति कई दिनों के लिए टल जाएगी। इसके बाद प्रोफेसर की आत्मा जबरदस्ती अंशा को अपने साथ ले जाने लगी। अंशा ने सोचा कि वह बाद में विक्रांत से इत्मीनान से मिलेगी और अपने दिल की बात बताएगी कि अब वह भी विक्रांत से प्यार करने लगी है और उसके बिना नहीं रह सकती। शर्माते हुए वह बाहर आई और बॉडीगार्ड रोहन से कार निकालने को कहा। रोहन ने सिर झुकाकर कहा, मैम आज सारी कारें सर्विसिंग के लिए गई हैं, तो आपको टैक्सी लेनी होगी। अंशा जाने लगी, फिर रुककर रोहन की तरफ देखकर बोली, क्या आज आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? रोहन ने सिर झुकाकर कहा, मैम मुझे आज मैंगो, पेप्सी और सैंडी को लेकर हॉस्पिटल जाना है। उनका रूटीन चेकअप है, तो आज आपको अकेले जाना होगा। अंशा मासूमियत से बोली, अगर विक्रांत सर ने मुझे अकेले बाहर जाने पर गुस्सा किया तो? रोहन ने जवाब दिया, ये बॉस के ही ऑर्डर हैं, आप आज अकेले जा सकती हैं। अंशा खुशी खुशी टैक्सी में बैठकर निकल गई। 2 घंटे बाद अंशा शहर के एक प्राचीन शिव मंदिर पहुंची। दर्शन करने के बाद उसने वहां के पुजारी से प्रोफेसर चौधरी की आत्मा के बारे में बताया। पुजारी ने उसे मंदिर के पीछे एक पवित्र तालाब के बारे में बताया और कहा, अगर प्रोफेसर की आत्मा इस पवित्र तालाब में डुबकी लगाए और वह सच में एक अच्छी आत्मा है, तो उसे तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। अंशा प्रोफेसर की आत्मा को लेकर उस तालाब तक पहुंची और कहा, प्रोफेसर तालाब में डुबकी लगाइए, बेस्ट ऑन फ्लक। प्रोफेसर की आत्मा ने भगवान का नाम लेकर जैसे ही तालाब में डुबकी लगाई, वहाँ एक तेज रोशनी हुई और उनकी आत्मा को इस दुनिया से मुक्ति मिल गई। अंशा खुशी से वहाँ नाचने लगी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा तो सामने अक्षय खड़ा था, जिसके माथे पर अब भी पट्टी बंधी हुई थी। अंशा मुस्कुराते हुए बोली, हाय अक्षय, तुम यहाँ कैसे? अक्षय गंभीर भाव से उसे देखते हुए बोला, अंशा जी, आप उस जानवर विक्रांत के साथ कैसे रह लेती हैं? अंशा समझ गई कि अक्षय गुस्से में है, लेकिन उसे विक्रांत को जानवर कहना अच्छा नहीं लगा। वह बहुत प्यार से बोली, अक्षय, मैं जानती हूँ कि विक्रांत सर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन प्लीज मैं अपने विक्रांत सर के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती। अक्षय ने गुस्से में उसका कंधा पकड़ लिया और कहा, कब से तुम्हारे दिल में उस जानवर विक्रांत के लिए दया आ गई? उसने तुम्हें हमेशा बर्बाद किया है और फिर भी तुम उसका साथ दे रही हो। अंशा ने पहली बार अक्षय को इस तरह गुस्से में देखा था। वह शांत स्वर में बोली, अक्षय प्लीज मेरे विक्रांत सर के बारे में कुछ मत कहो। इस पर अक्षय ने अचानक उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, अंशा जी, अब मैं आपको विक्रांत जैसे कमीने के साथ नहीं रहने दूंगा। मुझे सब पता चल चुका है। आप विक्रांत से प्यार नहीं करती, वह आपको जबरदस्ती अपने साथ रखे हुए है। आज से कुछ समय पहले अंशा ने अक्षय की बाहों में समाने के सपने देखे थे।
लेकिन आज उसी की बाहों में उसका दम घुट रहा था। उसने अक्षय के पैर पर जोर से ठोकर मारी और उसकी पकड़ से छूटकर बोली, अक्षय, तुम्हें क्या हो गया है? ऐसी लफंगागिरी क्यों कर रहे हो? अक्षय ने दोनों हाथ पकड़कर कहा, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, वह भी कॉलेज के पहले दिन से। मुझे विकी से पता चला कि आप मुझसे प्यार करती हैं, विक्रांत से नहीं। आप मजबूरी में उसके साथ हैं। अब वह आपको जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख पाएगा। अक्षय का यह रूप देखकर अंशा हैरान रह गई। वह सोचती थी कि अक्षय उसका प्रिंस चार्मिंग है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसके दिल, दिमाग और आत्मा में सिर्फ विक्रांत ही बसता है। वह अक्षय की आंखों में देखकर बोली, अक्षय, मैं तुम्हें बस पसंद करती थी पर अब नहीं करती। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं अब तक प्यार से बात कर रही हूँ। अगर तुमने मेरे हाथ नहीं छोड़े तो तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। अंशा की यह बात सुनकर अक्षय का दिल टूट गया। वह दर्द महसूस कर रहा था, लेकिन खुद को समझाने के बजाय उसने पागलपन की हद पार कर दी। फिर अचानक रवि निगम अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, बहू रानी, अपने होने वाले पति को छोड़कर कहाँ जा रही हो? इसके बाद रवि का चाचा किशोर निगम वहां आया और बोला, रवि, ये लड़की अक्षय के बस की बात नहीं, इसे मेरे हवाले कर दो, फिर देखो मैं इसका क्या हाल करता हूँ। रवि ने कहा, चाचू, यह लड़की मेरे अक्षय की मोहब्बत है तो यह सिर्फ उसी की होगी। अंशा ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। मंदिर में मौजूद लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को फोन करने लगे। इसी बीच अंशा ने विक्रांत को फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। उसने रोहन, मैक्सी, गजोधर, डेनिस, रंजीत और जावेद को भी कॉल किया, पर किसी ने नहीं उठाया। तभी गोलियों की आवाज गूंज उठी। रवि के बॉडीगार्ड्स ने वहां मौजूद लोगों को गोलियों से भून डाला। देखते ही देखते कई लोग जमीन पर गिर पड़े। अक्षय अंशा को डरी हुई हालत में देखकर उसे अपनी बाहों में भरना चाहता था, लेकिन अंशा उसे धक्का देकर रोते हुए कहती है, अक्षय, तुम इतना कैसे गिर सकते हो? मैंने हमेशा तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा, लेकिन मैं ही गलत थी। अक्षय के दिमाग में बस एक ही ख्याल था, अंशा को अपना बनाना। अगर उसे इस मकसद के लिए नरसंहार भी करना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा। वह जबरदस्ती अंशा को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, अंशा जी, अब मैं आपको अपना बनाकर ही रहूंगा। अंशा रोते हुए गिड़गिड़ाती है, अक्षय, प्लीज मुझे जाने दो, मैं विक्रांत सर से अलग होकर मर जाऊंगी। लेकिन अक्षय उसकी एक नहीं सुनता और उसे जबरदस्ती मंदिर की ओर ले जाने लगता है, जहां पहले से ही मंडप सजा हुआ था। रवि निगम यह सब देखकर बेहद खुश था। आखिरकार अब वह विक्रांत की जान को अपने घर की बहू बनाकर उसे ताउम्र तड़पाएगा। लेकिन रवि का चाचा किशोर निगम अंशा को खुद हासिल करना चाहता था। जब से उसने अंशा को देखा था, तब से वह उसे पाने की चाहत में पागल था। उसे डर था कि अगर अक्षय और अंशा की शादी हो गई तो रवि उसे अंशा के करीब भी नहीं जाने देगा। इसलिए किशोर किसी भी हालत में इस शादी को रोकना चाहता था। इधर अक्षय अंशा को मंडप की ओर ले जा ही रहा था कि अचानक अंशा उसके कंधे पर जोर से काट लेती है। इससे अक्षय का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अंशा तुरंत खड़ी होती है और वहां से भागने लगती है। रवि निगम यह सब शांत होकर देख रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि अंशा का यहाँ से भाग पाना नामुमकिन है। वहीं किशोर निगम ने अपनी गन निकालते हुए कहा, अगर ये अप्सरा मेरी नहीं हुई तो मैं इसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। अंशा भाग ही रही थी कि अचानक किशोर ने उस पर गोली चला दी। गोली सीधे उसके बाएं कंधे में लगी और वह जमीन पर बैठ गई। किशोर ने दूसरी गोली चला दी, जो अंशा की पीठ में जा धंसी। अंशा की दर्दनाक चीख गूंज उठी और वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि अक्षय और रवि को कुछ समझ ही नहीं आया। किशोर निगम अंशा को खून से सना देखकर शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, जो चीज किशोर निगम की नहीं होती वह उसे मिटा देता है। अक्षय भागकर अंशा के पास आता है और उसे अपनी गोद में उठाकर गुस्से में चाचा से कहता है, चाचू, अगर मेरी अंशा जी को कुछ भी हुआ तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह तुरंत अंशा को लेकर अपनी कार से हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। उधर रवि निगम गुस्से से अपने चाचा को घूरते हुए कहता है, चाचू, आपने ये क्या कर दिया? अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो अक्षय ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और अगर अक्षय को कुछ हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इधर अक्षय अंशा को शहर के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल में लेकर पहुंचता है। वह अंशा को स्ट्रेचर पर लिटाकर डॉक्टर को बुलाने के लिए जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। पीछे से रवि निगम अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आता है।
वह अंशा को घूरते हुए मन में सोचता है, इस लड़की की वजह से मेरे घर में फूट पड़ गई है। अगर यह शादी करके मेरे घर में आ गई तो आगे क्या होगा। यही सोचते हुए रवि ने अक्षय और अंशा की शादी का प्लान कैंसिल कर दिया और अक्षय को अपने साथ घर चलने के लिए कहा। लेकिन अक्षय अंशा की हालत देखकर अपनी सुध-बुध खो चुका था। रवि निगम अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है और वह बॉडीगार्ड अक्षय की गर्दन की नस दबाकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वे उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। वहीं अंशा स्ट्रेचर पर खून से लथपथ लावारिस पड़ी थी। डॉक्टर और नर्स उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ रहे थे। थिएटर के बाहर खड़े थे। इस वक्त विक्रांत बिना पलक झपकाए ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे कहीं सीलन की बूंदे आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। को घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक्सप्रेशनलेस लुक था। डेनिस विक्रांत के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, यार चिंता मत करो, अंशा को कुछ नहीं होगा। लेकिन विक्रांत कुछ नहीं बोलता। तभी बॉडीगार्ड जावेद आता है और विक्रांत से कहता है, बॉस, मैडम को रवि निगम के जाल में फंसाने वाला गद्दार कोई और नहीं बल्कि बॉडीगार्ड रोहन ही है। यह सुनते ही विक्रांत गुस्से से अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहता है, वो कमीना कहाँ है? जावेद जवाब देता है, वो अपने मालिक रवि निगम के साथ बिल में छुपा बैठा है। विक्रांत बॉडीगार्ड जावेद से कहता है, उन सब कमीनों को उनके बिल से निकालकर मेरे फार्म हाउस पर लेकर आओ। जावेद तुरंत वहां से चला जाता है। तभी बॉडीगार्ड रंजीत अपने हाथों में एक टब लेकर आता है और विक्रांत को देते हुए कहता है, बॉस, इसमें मंदिर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज है। जैसे ही विक्रांत फुटेज देखता है, गुस्से में उसका हाथ टब पर इतना कस जाता है कि टब के 2 टुकड़े हो जाते हैं। फिर दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए विक्रांत गुस्से से कहता है, उन चारों हरामियों को मैं ऐसी मौत दूंगा कि वो सोच भी नहीं सकते। डेनिस विक्रांत को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रांत का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे खुद पर आ रहा था। आज पहली बार वह अंशा को इग्नोर करके सीधे अपने स्टडी रूम में चला गया और मीटिंग में बिजी हो गया। अंशा के बार बार कॉल करने के बावजूद उसने उसका फोन भी इग्नोर कर दिया। विक्रांत ने सोचा भी नहीं था कि कुछ घंटों के लिए नजर हटते ही अंशा के साथ इतना कुछ हो जाएगा। जयपुर का राजमहल, वहीं दूसरी तरफ जयपुर के राजमहल में पूरा शाही परिवार रात के खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा था। महाराज का छोटा भाई उनसे पूछता है, भाई साहब, वो लड़की मिली क्या? महाराज सिर हिलाकर ना में जवाब देते हैं। इस पर उनके छोटे भाई की पत्नी मुंह बनाकर कहती है, भाई साहब, अब तक आप उस मामूली सी लड़की का पता नहीं करवा पाए। यह सुनकर महारानी अपनी देवरानी से तंज भरे अंदाज में कहती हैं, जिसे आप मामूली लड़की समझ रही हैं, वह दिल्ली के दिवंगत डीसीपी ललित शर्मा और एसीपी तृप्ति शर्मा की इकलौती बेटी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अंशा के नानाजी मिस्टर देशमुख कुमार अपने जमाने में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। अंशा पुलिस बैकग्राउंड फैमिली से है। उसके मम्मी पापा को ना जाने कितने वीरता चक्र मिल चुके हैं। तो हमारी होने वाली बहू को अरीगरी समझने की भूल मत करना, समझी? महारानी की देवरानी मन ही मन कहती है। अभी बहू बनी नहीं है और गुणगान शुरू हो गए। काश पंडित वेद प्रताप जी इस लड़की की शादी मेरे बेटे से करवाने को कहते, फिर मैं दिखाती कि मैं क्या चीज हूँ। तभी महारानी मजाक करते हुए कहती हैं, आप इतना मत सोचिए, वरना आपका छोटा सा दिमाग फट सकता है। उनकी बात पर पूरा परिवार हंसने लगता है। इधर मुंबई में अंशा का ऑपरेशन सफल हो चुका था और उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। विक्रांत अंशा के बेड के पास बैठा था। अंशा अभी भी बेहोश थी और विक्रांत बस एकटक उसके मासूम चेहरे को निहार रहा था। उसे अंशा का हंसता मुस्कुराता चेहरा याद आ रहा था। विक्रांत अंशा का हाथ पकड़कर कहता है, स्वीट हार्ट, अपने हबी को माफ कर दो। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं मीटिंग में बिजी था। फिर वह हल्के से अंशा के होंठों पर किस करके कहता है, स्वीट हार्ट, तुम ऐसे खामोश अच्छी नहीं लगती। मुझे मेरी खरगोशनी हंसती मुस्कुराती ही अच्छी लगती है। पूरी रात विक्रांत अंशा का हाथ पकड़कर उसके पास बैठा रहा। अगली सुबह डेनिस ब्लैक कॉफी लेकर आया और विक्रांत का मूड ठीक करने के लिए मजाक में कहता है, यार आराम कर लो, जब तुम्हारी खरगोशनी को होश आएगा तो तुम्हारा होश उड़ने वाला है।
विक्रांत अंशा के माथे पर किस करके कहता है, एक बार अपनी स्वीट हार्ट को अकेला छोड़ने की गलती कर चुका हूँ, अब उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। डेनिस मुस्कुराते हुए कहता है, ओके, तुम यहीं रहो अपनी खरगोशनी के साथ, मैं किसी सर्वेंट को फोन करके तुम्हारा सामान मंगवाता हूँ। कुछ घंटों बाद एक सर्वेंट विक्रांत के कपड़े लेकर आ जाता है। विक्रांत डेनिस को अंशा के पास छोड़कर शॉवर लेने चला जाता है। अंशा वीआईपी वार्ड में थी, जहाँ सभी लग्जरी सुविधाएं मौजूद थीं। शॉवर लेते हुए विक्रांत को अंदाजा भी नहीं था कि बाहर क्या होने वाला है। जैसे ही अंशा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, वह सामने डेनिस का मुस्कुराता चेहरा देखती है। चारों ओर नजरें घुमाकर वह विक्रांत को ढूंढने लगती है। जब विक्रांत नजर नहीं आता तो वह धीमी आवाज में पूछती है, डेनिस सर, विक्रांत सर कहाँ है? डेनिस को शरारत सूझती है। वह डेविलिश स्माइल के साथ सीरियस फेस बनाकर कहता है, अंशा, अब मैं क्या बताऊं? तुम्हारे विक्रांत सर को लंदन में एक अंग्रेजनी पसंद आ गई है, इसलिए उन्होंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब तुम अपने लिए कोई नया ठिकाना तलाश लो, क्योंकि अब विक्रांत के साथ ओबेरॉय विला में वो अंग्रेजनी रहेगी। ये सुनते ही पहले से डरी हुई अंशा घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। बाथरूम में शॉवर ले रहा विक्रांत जब उसकी आवाज सुनता है तो घबरा कर तुरंत टॉवल लपेटे हुए बाहर भागता है और उसे बाहों में भरकर कहता है, स्वीट हार्ट, व्हाई आर यू क्राइंग? अंशा रोते हुए कहती है, आप बहुत ठरकी हैं। आपको कोई अंग्रेजनी पसंद आ गई है और अब आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देंगे। पीछे खड़ा डेनिस पेट पकड़कर हंस रहा था। विक्रांत गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर कहता है, साले, अपने दोस्त का घर उजाड़ने में बड़ा मजा आ रहा है। डेनिस हंसते हुए बोला, यार, तेरी क्यूट वाइफ से मजाक करने में मजा आता है। विक्रांत डेनिस को अंशा के वार्ड से बाहर निकल देता है और वापस अंशा के पास आकर उसको बाहों में भरकर बैठ जाता है। वही विक्रांत कई घंटे तक अंशा को अपनी बाहों में भरकर यूं ही बैठा रहा। अंशा सुबकते हुए विक्रांत से कहती है, सर, आप बहुत बेशर्म हैं। कब तक ऐसे ही तौलिए में बैठे रहेंगे? विक्रांत अंशा के कान में गर्म सांसें छोड़ते हुए कहता है, जब तक मेरी स्वीट हार्ट चाहेगी। अंशा शर्म से विक्रांत की गर्दन में अपना छोटा सा चेहरा छुपा लेती है। फिर कुछ सोचकर विक्रांत से दूर हटकर आंखें छोटी करके कहती हैं, आप कहीं ऐसे तौलिए में हॉस्पिटल की नर्सों को इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं बैठे हैं? अगर आपकी सेक्सी बॉडी को मेरे अलावा किसी और लड़की ने देखा ना, तो मिस्टर ओबेरॉय, मैं आपका बहुत बुरा हाल कर दूंगी। विक्रांत अंशा का चेहरा अपने हाथों में थामकर मुस्कुराते हुए कहता है, ओह, तो फ्यूचर मिसेस ओबेरॉय मुझे धमका रही हैं? अंशा भी उसी रौब में कहती है, हाँ, हम ओबेरॉयज को रिक्वेस्ट करना आता भी नहीं, हम तो सिर्फ धमकी देना जानते हैं। विक्रांत हल्की सी स्माइल करते हुए अंशा के होंठों पर एक हल्की सी किस करता है और फिर चेंज करने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर विकी, उर्वशी, नीति और मधु अंशा के रूम के बारे में पूछ रहे थे। तभी रिसेप्शनिस्ट उनसे कहती है, आप सभी को अगर मिस अंशा शर्मा से मिलना है तो पहले मिस्टर विक्रांत से परमिशन लेनी होगी। उसी समय डेनिस भी लिफ्ट से बाहर निकलता है और उसकी नजर उर्वशी पर पड़ती है। उसे देखते ही उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। डेनिस उनके पास आता है। विकी डेनिस से कहता है, हेलो मिस्टर डेनिस, हम अंशा से मिलने आए हैं। डेनिस उन्हें अंशा के रूम के बारे में बता देता है। चारों जाने ही वाले होते हैं कि डेनिस पीछे से आवाज देकर उर्वशी को रोकता है और कहता है, मिस उर्वशी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या मुझे आपके 10 मिनट मिल सकते हैं? उर्वशी जानती थी कि डेनिस की जरूरी बात क्या हो सकती है, लेकिन वह हॉस्पिटल में कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए वह विकी, मधु और नीति को जाने के लिए कहकर वहीं रुक जाती है। उनके जाने के बाद वह रूखे स्वर में कहती है, मिस्टर डेनिस, बोलिए, आपको मुझसे क्या जरूरी बात करनी है? डेनिस एटीट्यूड में चलते हुए उर्वशी के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर ठंडे स्वर में कहता है, मैंने सुना है 20 दिन बाद तुम्हारी शादी उस चंदन से होने वाली है। उर्वशी डेनिस को हैरानी से देखती है। शादी की बात तो अभी सिर्फ चंदन और उसके परिवार को ही पता थी, यहाँ तक कि अंशा को भी नहीं बताया था। फिर इस आदमी को कैसे पता चल गया? डेनिस उर्वशी की ठुड्डी प्यार से पकड़कर उसी कोल्ड वॉइस में कहता है, बेबी, ये शादी कैंसिल कर दो, वरना। उर्वशी को डेनिस की इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वह सोचने लगती है कि यह आदमी उसके पीछे हाथ धोकरंच क्यों पड़ा है। जब देखो उसे परेशान करता रहता है। उसे याद आता है
2 दिन पहले जब वह चंदन की माँ और बहन के साथ शादी की शॉपिंग के लिए मॉल गई थी, जब वह चेंजिंग रूम में शादी का लहंगा ट्राई कर रही थी, पता नहीं कहां से डेनिस टपक पड़ा था और पूरे 1 घंटे तक उसे चेंजिंग रूम में परेशान करता रहा था। यह सब याद करके उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। गुस्से में वह डेनिस से कहती है, मिस्टर डेनिस भारद्वाज, तुमसे जो बन पड़े तुम वो करना, लेकिन मैं तो चंदन से ही शादी करूंगी। डेनिस, जो अब तक शांत था, यह सुनते ही उसका हाथ मोड़कर उसे अपनी कमर से लगा लेता है और कहता है, बेबी, अगर तुमने ये शादी कैंसिल नहीं की तो मेरे हर एक्शन की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उर्वशी नम आंखों से कहती है, डेनिस जी, मेरे हाथ छोड़िए, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। उर्वशी और डेनिस के बीच एक अनकहा रिश्ता था जिसे डेनिस खुद भी समझ नहीं पा रहा था। वह क्यों नहीं चाहता था कि उर्वशी किसी और से शादी करे? वह क्यों उसकी तरफ खींचता चला जा रहा था? क्यों उसे उर्वशी के साथ अच्छा लगता था? डेनिस उर्वशी की आंखों में आंसू देखकर उसका हाथ छोड़ देता है और बहुत प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहता है, उर्वशी, मैं नहीं चाहता कि तुम उस चंदन जैसे बेकार इंसान से शादी करो। उर्वशी को डेनिस की आंखों में अपने लिए एक अलग सा एहसास दिखने लगता है। उसके दिल में जो भावनाएं उसने डेनिस के लिए दबा रखी थीं, वे फिर से हावी होने लगती हैं। वहीं अंशा के वार्ड में वह अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रही थी। विक्रांत बालकनी में खड़ा होकर फोन पर रंजीत से बात कर रहा था। रंजीत ने विक्रांत को बताया, रवि, किशोर, अक्षय और बॉडीगार्ड रोहन चारों समुद्र के रास्ते से देश छोड़कर भाग गए हैं। विक्रांत ठंडे स्वर में कहता है, रंजीत, मुझे वे चारों कमीने किसी भी हाल में चाहिए। फोन के दूसरी तरफ से रंजीत, जी सर, कहकर जवाब देता है और विक्रांत फोन काट देता है। अंशा को हॉस्पिटल में एडमिट हुए 15 दिन हो चुके थे। इन 15 दिनों में विक्रांत हर समय उसके साथ था। वह ऑफिस का सारा काम हॉस्पिटल से ही कर रहा था। अब वह अंशा को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता था। अंशा के घाव भर चुके थे और वह काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, इसलिए डॉक्टरों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। ओबेरॉय विला में विक्रांत और अंशा के तीनों शरारती बच्चे बेसब्री से अपने मम्मा पापा का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दोनों विला में कदम रखते हैं, सैंडी एक छलांग मारकर अंशा के कंधे पर चढ़ने ही वाली थी कि विक्रांत उसकी हरकत भांपकर उसे हवा में ही पकड़ लेता है। वह तीनों को समझाता है, तुम्हारी मम्मा अभी इंजर्ड है, इसलिए पहले जैसी मस्ती नहीं कर पाएगी। सैंडी अंशा की बाहों में जाने के लिए बेचैन थी और विक्रांत से छूटने के लिए म्याऊं म्याऊं कर रही थी। अंशा अपने तीनों बच्चों की आंखों में आंसू देखकर पंजों के बल बैठकर पहले मैंगो और पेप्सी को जी भर कर प्यार करती है, फिर सैंडी को अपनी बाहों में भरकर उसे भी दुलारती है। विक्रांत हल्का सा मुस्कुराता है और स्टडी रूम में चला जाता है, जबकि अंशा अपने बेबीज को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रवि, किशोर, अक्षय और बॉडीगार्ड रोहन चारों एक प्राइवेट आइलैंड पर छिपे हुए थे। एक आलीशान विला के हॉल में रवि, किशोर और रोहन बैठकर शराब पी रहे थे। तभी किशोर रवि से कहता है, भतीजे, मैंने पहले ही कहा था, उस लड़की को मेरे हवाले कर दे। वो छोटे भतीजे के बस का रोग नहीं है, बहुत चालाक लड़की है। रोहन किशोर से कहता है, बड़े बॉस, वो लड़की आपके बस का रोग भी नहीं है, वो 1 नंबर की चालाक है। अगर वो अपने रंग में आ गई तो आपको खड़े खड़े पछाड़ देगी। फिर रोहन उन्हें अमायरा का किस्सा बताता है। रोहन की बात सुनकर एक पल के लिए रवि निगम और उसका चाचा भी घबरा जाते हैं। वाकई विक्रांत ने अपने लिए अपनी ही तरह की खतरनाक लड़की ढूंढी थी। तभी एक नौकर आकर रवि से कहता है, सर, अक्षय बाबा खाना खाने से मना कर रहे हैं, उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। रवि खाने की प्लेट लेकर अक्षय के कमरे में जाता है। अक्षय खिड़की के पास खड़ा होकर चांद देख रहा था। रवि प्लेट टेबल पर रखकर उसके पास जाकर कंधे पर हाथ रखकर कहता है, छोटे, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे नाराज है, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। अक्षय गुस्से में अपने भाई की तरफ पलटता है, भैया, आपने मुझे मेरी अंशा जी से दूर कर दिया जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तभी मैं उनके साथ नहीं था और ये सब आपकी वजह से हुआ। रवि जबरदस्ती उसे गले लगाकर कहता है, छोटे, तुझे वो लड़की चाहिए तो तुझे वो लड़की मिलेगी, बस अपने भैया पर भरोसा रख और खाना खा ले। अक्षय अपने भाई के कंधे पर सिर रख कर रोने लगता है। वहीं रवि मन में सोचता है, विक्रांत, मुझे तेरा ऐसा राज पता चला है कि तेरी अंशा तुझसे दूर हो जाएगी। अब देखता जा।
कुछ दिनों बाद ओबेरॉय विला में जहां विक्रांत शावर ले रहा था, वहीं अंशा उर्वशी की हल्दी के फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने पीले रंग का चूड़ीदार सूट पहना हुआ था। वह अपने सूट की जिप बंद करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे अपनी पीठ पर किसी के हाथों का एहसास हुआ। अंशा तुरंत पीछे मुड़कर देखती है। विक्रांत सिर्फ कमर पर टॉवल लपेटे खड़ा था। इस वक्त वह बेहद हॉट लग रहा था। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं, जो उसके एब्स पर फिसल रही थीं। विक्रांत की मस्क्यूलर बॉडी देखकर अंशा के मन में शरारती ख्याल आने लगते हैं। वह अपनी सोच में डूबी ही थी कि तभी विक्रांत की आवाज उसके कानों में गूंजती है, स्वीट हार्ट, आज तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। क्या करने का इरादा है? विक्रांत की बात सुनकर अंशा शर्म से पानी पानी हो जाती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। विक्रांत उसकी पीठ पर हल्की सी किस कर उसके सूट की जिप बंद करता है। फिर उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा कर उसके बदन को सहलाते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, तुम इस सूट में बहुत प्यारी लग रही हो। विक्रांत की बात पर अंशा के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। विक्रांत उसे अपनी ओर मोड़कर उसकी झुकी पलकों को निहारते हुए हल्का सा मुस्कुराता है और उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगता है। अंशा उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, आप हमेशा ऐसा ही करते हो, मुझे कभी अच्छे से तैयार नहीं होने देते। अब आप जाकर ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए। विक्रांत अचानक गुस्से में उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, तुम्हारा हबी तुम्हारे पास है, फिर तुम्हें हल्दी के फंक्शन में जाने की इतनी जल्दी क्यों हो रही है? आज अंशा ने बहुत दिनों बाद विक्रांत का जुनूनी रूप फिर से देखा था, जिससे उसे हमेशा डर लगता था। विक्रांत को ये बात चुभ गई कि अंशा उसे छोड़कर किसी और चीज को ज्यादा महत्व दे रही थी। फिर क्या था? विक्रांत ने अंशा के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे बेहद रौद्र तरीके से किस करने लगा। अंशा उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी और यह चीज विक्रांत के गुस्से को और भड़का रही थी। विक्रांत बिना किस रोके अंशा को गोद में उठाकर बेड तक ले आया और उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर झुक गया। उसने अंशा के बदन को सहलाना शुरू कर दिया। विक्रांत ने उसके होंठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस और हल्के बाइट्स देने शुरू किए। अंशा अपनी तेज होती सांसों के बीच कहती है, सर, मुझे पीठ में दर्द हो रहा है। अंशा की बात सुनकर विक्रांत उसके ऊपर से उठ जाता है और उसकी हारी हुई आंखों में देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहता है, स्वीट हार्ट, तुम्हारी जिंदगी में मुझसे जरूरी कुछ भी नहीं होना चाहिए, तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? फिर विक्रांत चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने चला जाता है। अंशा विक्रांत के जाने के बाद अपनी आंखों में आए आंसू पोंछते हुए कहती है, भगवान, अपने सारे सरफिरे मेरी किस्मत में ही लिख दिए, एक वो अक्षय और दूसरा ये विक्रांत सर। और विक्रांत सर तो सरफिरों के महाराज हैं, इन्हें कब किस बात पर गुस्सा आ जाए कुछ पता ही नहीं चलता। अंशा तैयार होकर नीचे हॉल में चली जाती है। वहीं विक्रांत जब तैयार होकर नीचे आता है तो अंशा को मुंह फुलाए डाइनिंग टेबल पर बैठे देखता है। विक्रांत जैसे ही अपनी कुर्सी पर बैठता है, अंशा अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और मैक्सी से कहती है, मैक्सी, अपने बॉस से कह दो कि मुझे इस तरह घूरना बंद करें। विक्रांत मैक्सी को उंगली के इशारे से वहाँ से जाने को कह देता है और फिर अंशा को अपने पास आने के लिए कहता है। तभी वहाँ सैंडी की नैनी उसे एक पीले नेट वाली फ्रॉक पहनाकर ले आती है। अंशा सैंडी को गोद में लेकर विक्रांत की तरफ देखे बिना कहती है, सैंडी, अपने डैडी से कह दो कि हम उर्वशी दीदी के हल्दी फंक्शन में जा रहे हैं और अगर अभी भी तुम्हारे डैडी का मन नहीं भरा मेरे होठों का कचुम्बर बनाकर, तो वो खीरे का कचुम्बर खाकर अपनी ठरक मिटा सकते हैं। फिर अंशा सैंडी को लेकर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर चली जाती है। वहीं विक्रांत हल्की मुस्कान के साथ कहता है, स्वीट हार्ट, एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे अपनी ठरक मिटाने के लिए कौन सा कचुम्बर खाना है। मैंने अपनी मेहंदी देखी तो गुस्से में मधु पर बरस पड़ी। पागल लड़की, ये तूने क्या लिख दिया? क्या तू चाहती है कि वो सिरफिरा जानवर मुझे मार डाले? मधु हंसते हुए बोली, यार अंशा, अभी कुछ देर पहले तो कह रही थी कि तुझे मिस्टर विक्रांत से डर नहीं लगता और अब इस छोटी सी बात से डर रही है। नीति, जो अंशा के बगल में बैठी थी, मुस्कुराते हुए बोली, यार अंशा, आज तो तू गई। जब मिस्टर विक्रांत तेरे हाथों में ठर की हब्बी लिखा देखेंगे तो पक्का वो। नीति ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अंशा परेशान होकर क्यूट तरीके से रोते हुए बोली, तुम दोनों बहुत बुरी हो,
क्यों मुझे विक्रांत सर के हाथों मरवाना चाहती हो? उधर विकी नीति के बगल में बैठा चंदन को घूरते हुए बड़बड़ाया। ये आदमी मेरी आंखों में चुभ रहा है, मैं इसका खून कर दूंगा। अंशा ने समझाते हुए कहा, विकी बेवकूफ है, जब हमारा काम बिना खून बहाए हो सकता है तो हमें अपने हाथ खून से क्यों रंगने? नीति जो अपनी मेहंदी सुखा रही थी अंशा को देखकर बोली, अबे ओ अंशा, तेरा क्या खुराफात करने का इरादा है? अंशा ने अपने तीनों दोस्तों के कान में अपना प्लान बताया, जिस पर विकी शैतानी मुस्कान के साथ बोला, अब आएगा मजा। थोड़ी देर बाद अंशा चंदन के पास गई, जो उर्वशी के बगल में बैठकर उसकी सेवा में लगा हुआ था। अंशा मासूमियत से बोली, जीजू आज तो आप हीरो लग रहे हो। चंदन खुश होकर बोला, आप पुण्य की तारीफ के लिए थैंक यू। तभी विकी गंभीर चेहरा बनाकर बोला, जीजू एक रस्म बाकी है और इसके बिना शादी पूरी नहीं हो सकती। चंदन उर्वशी की तरफ देखते हुए बोला, ऐसा है साले साहब, तो फिर देर किस बात की, रस्म निभाओ। विकी बोला, जीजू ये रस्म ऐसी है कि लड़की के घर वाले और रिश्तेदार दूल्हे को एक एक थप्पड़ मारते हैं और हर थप्पड़ के बदले दूल्हे को 1000 रुपये देने होते हैं। अंशा मासूम सी चेहरा बनाकर आंखें टिमटिमाते हुए बोली, और ये रस्म दुल्हन शुरू करती है। चंदन थोड़ी देर सोचकर बोला, ठीक है, लेकिन धीरे से मारना, कल शादी भी तो है। काउच पर बैठी उर्वशी बिना किसी भाव के एक मूर्ति की तरह बैठी थी। चंदन ने अपने दोस्त को फोन करके पैसे मंगवा लिए। जैसे ही पैसे आए रस्म शुरू हो गई। उर्वशी ने अपने सारे गुस्से का इकट्ठा इस्तेमाल करते हुए चंदन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। इसके बाद एक एक करके सबने चंदन को थप्पड़ मारे। जब पड़ोसियों को पता चला कि एक थप्पड़ मारने पर 1000 रुपये मिल रहे हैं तो उन्होंने भी मौके का फायदा उठा लिया। 100 थप्पड़ खाने के बाद चंदन काउच पर बेहोश पड़ा था। तभी अंशा भोला सा चेहरा बनाकर बोली, चंदन जीजू मैंने तो अभी रस्म का थप्पड़ मारा ही नहीं। चंदन दर्द से कराहते हुए गाल आगे करके बोला, साली साहिबा आप भी मार लो। तभी रंजीत आगे बढ़ा और बोला, मैम आपकी मेहंदी खराब हो जाएगी। अंशा ने मुस्कुराते हुए रंजीत से बोली, फिर आप मार दो। रंजीत के थप्पड़ ने चंदन का जबड़ा हिला दिया। सब पेट पकड़कर हंस रहे थे। चंदन के दोस्त ने कान में फुसफुसाया, भाई तेरे ससुराल वालों ने तेरा बैठा बिठाया चूना लगा दिया। चंदन भी समझ गया कि अंशा और विकी ने उसे बेवकूफ बना दिया है। दांत भींचते हुए वह बोला, आज की इस बेइज्जती का बदला मैं कल रात उर्वशी से लूंगा। वही अपने रूम में उर्वशी रो रही थी। उसे चंदन से बिल्कुल भी शादी नहीं करनी थी, पर उसके दादाजी ने उसे अपनी कसम से बंध दिया था। उर्वशी के दादा का माना था, चंदन शादी के बाद सुधार जाएगा। रात के 10 बज रहे थे। अंशा, सैंडी, मधु और नीति आज विकी के घर ही रुक गई थीं, जबकि बाकी मेहमान हॉल में सो रहे थे। उर्वशी अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर रो रही थी और भगवान से कह रही थी, क्यों भगवान जी, मेरे साथ ही ऐसा गंदा मजाक क्यों किया? मुझे ऐसे इंसान से प्यार हो गया जिसे सिर्फ जिस्म की भूख है, और मेरी शादी एक बेहद घटिया इंसान से हो रही है जो मेरे सामने ही दूसरी लड़कियों को छेड़ता है। हे भगवान मुझे मौत दे दो। तभी अचानक कोई पीछे से आकर उर्वशी को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कंधे पर एक नरम सा चुंबन कर देता है। उर्वशी उसकी खुशबू से ही पहचान लेती है और घबराकर खुद को उसकी बाहों से छुड़वाकर कहती है, मिस्टर डेनिस, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? डेनिस बिना कुछ कहे उर्वशी का चेहरा अपनी ओर मोड़ता है और अपने सख्त होंठों को उसके नरम होंठों पर रखकर उसे गहराई से चूमने लगता है। डेनिस पूरी शिद्दत से उर्वशी के होंठों का रस चूस रहा था। उसका एक हाथ उर्वशी की कुर्ती के अंदर उसकी पीठ सहला रहा था। उर्वशी खुद को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रोक पाती और धीरे धीरे डेनिस का साथ देने लगती है। दोनों एक दूसरे को बेहद जुनून से चूम रहे थे। इस वक्त दोनों की ही आंखें बंद थीं। उर्वशी के हाथ भी डेनिस के बालों में उलझने लगे थे। डेनिस देखता है कि उर्वशी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वह उसके होंठों को छोड़ देता है। उर्वशी अभी भी अपनी सांसें संभाल रही थी। तभी डेनिस शरारती मुस्कान के साथ कहता है, उर्वशी बेबी, तुम्हें किस करना सिखाना पड़ेगा। डेनिस उर्वशी के चेहरे को ध्यान से देखता है। उसका चेहरा गुलाबी हो चुका था, लेकिन उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थीं। उर्वशी की आंखों से गिरते आंसू डेनिस को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। वह उसे अपनी बाहों में समेट लेता है और उर्वशी भी उसे कसकर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है।
डेनिस उसकी पीठ सहलाते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करता है। श्श, मैं आ गया हूँ, अब डरने की जरूरत नहीं है, उर्वशी रोते हुए कहती है। डेनिस जी, मुझे अपने साथ बहुत दूर ले चलिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। इस पर डेनिस उसे हल्का सा दूर करके कहता है, उर्वशी बेबी, मेरी आंखों में देखो और बताओ तुम्हें इनमें अपने लिए क्या दिख रहा है। उर्वशी उसकी आंखों में देखती है, उसे उनमें अपने लिए प्यार नजर आता है। वह सिसकते हुए पूछती है, डेनिस जी, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? डेनिस हल्की मुस्कान के साथ उर्वशी को और दूर करता है और कहता है, उर्वशी बेबी, तुम सवाल बहुत करती हो, चलो अपनी आंखें बंद करो। उर्वशी उसकी बात मानकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी और अपनी दिल की धड़कनें सुनने लगती है। अचानक उसे म्याऊ म्याऊ की आवाज सुनाई देती है। वह झटके से अपनी आंखें खोलती है और अपने बिस्तर पर सैंडी को कूदते हुए देखती है। उर्वशी दर्द भरी मुस्कान के साथ खुद से कहती है, उर्वशी, तू भी क्या ख्वाब देख रही है? डेनिस जी को कौन सी लड़कियों की कमी है जो वो तेरी तरफ देखेंगे? फिर वह सैंडी को गोद में उठाकर अपनी बेचैनी दूर करने के लिए घर से बाहर घूमने चली जाती है। रात के अंधेरे में एक साजिश। उर्वशी सड़क पर चलते हुए सैंडी से बातें कर रही थी और सैंडी अपनी म्याऊ म्याऊ से हर बात का जवाब दे रही थी। उर्वशी सैंडी से पूछती है, सैंडी, तुम्हारे डैडी तुम्हारी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं ना? सैंडी हाँ में सिर हिलाकर जवाब देती है। उर्वशी उसकी प्रतिक्रिया देखकर हल्की सी मुस्कुराती है और उसके माथे को चूम लेती है। तभी अचानक एक कार आकर उनके पास रुकती है और उर्वशी व सैंडी को जबरदस्ती अपने अंदर खींच लेती है। अगली सुबह जिस घर में शादी की शहनाइयां बजनी थीं, वहां अंशा की रोने की आवाजें गूंज रही थीं। वह फूट फूट कर कह रही थी, ए, कोई मेरी सैंडी को किडनैप करके ले गया। ए, वहीं चंदन भी रो रो कर अपनी छाती पीट रहा था। उधर विकी और उसके दादा बाकी मेहमानों के साथ मिलकर उर्वशी और सैंडी को ढूंढने के लिए आसपास के इलाकों में भटक रहे थे। मंदिर में जबरन शादी। दूसरी ओर एक मंदिर के सामने एक कार आकर रुकती है। उसमें से एक बेहद हैंडसम लड़का उतरता है जिसने क्रीम कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। वह कार का दूसरा दरवाजा खोलता है और एक लड़की को जबरदस्ती बाहर खींचता है। उस लड़की ने दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था और वह रोते हुए कह रही थी, डेनिस जी, मुझे जाने दीजिए। लेकिन डेनिस उसकी एक नहीं सुनता और उसे खींचकर जबरदस्ती मंदिर के अंदर ले जाता है। उसका असिस्टेंट पहले से ही शादी का पूरा इंतजाम कर चुका था। उर्वशी खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डेनिस हवा में गोली चलाकर कहता है, उर्वशी बेबी, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरे लोग तुम्हारे भाई और दादा को ऊपर पहुंचा देंगे। उर्वशी के कदम वहीं रुक जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे और सामने खड़ा डेनिस इस वक्त एक शैतान लग रहा था। वह डेविल स्माइल के साथ उसके पास आकर कहता है, बेबी, अब शादी में कोई नाटक नहीं चाहिए, वरना। फिर वह उसे पकड़कर मंडप में बैठा देता है और पंडित मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है।